चलो हो गया लाड लो, इतना लिखें, मतलब इतना हो गया, आगे बढ़े। चलिए ग्रेट। तो अब आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये दो चीजें बच गई हैं और इन दोनों के अंदर ही एक सवाल आने के प्रोमिनेंट चांसेस होते हैं, तो वो मैं आपको करवा दूंगा। अच्छा, हम लोग कोशिश करेंगे एक MCQ सीरीज शुरू कर दें जिसमें आप लोगों को टर्म 1 से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस PYQs के फॉर्मेट में करा दिए जाएं। वैसे तुमको सब आता है, बस तुमको लगता है कि तुमको नहीं आता, लेकिन तुमको सब आता है। वो है ना, तू तेरे को पता नहीं है पर तू रोडी है, वही वाली स्थिति है तुम लोगों के साथ में। तो चौथा इज द एक छोटा सा अपडेट। वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है, अगर आप किसी 8, 9 और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसे एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिजायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी भीख मांगने की शक्ति, भीख मांगने की शक्ति, या भीख मांगना नहीं, उल्टा कब्जा करने की शक्ति। कब्जा मतलब कैसे, जैसे मान लो दो भाई राम श्याम के पिताजी ने जमीन खरीदी 100 बाय 100 की, राम को दे दी 50 बाय 100 और श्याम को दे दी 50 बाय 100। श्याम बदमाश है, जब घर बनाएगा तो घर बनाते वक्त वो राम की ज़मीन पर रात में थोड़ा सा कब्जा कर लेगा। जब राम सुबह उठ के आएगा तो बोलेगा ज़मीन छोटी छोटी लग रही है यार, 35 ही दिख रही है, और इधर क्या हो गया, मैथ्स खराब है मेरा, 65। अब ये क्या हुआ, यहां पर श्याम ने राम की जमीन पर थोड़ा सा कब्जा कर लिया। क्या राम ये ढिंडोरा पीटेगा कि मेरे पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया? नहीं, पार्शियल, हल्का सा कब्जा किया, बस ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, समझे? मतलब मान लो तुम्हारे पास में एक एटम है X और एक एटम है Y, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। नाउ X के पास में ताकत है, X के न्यूक्लियस में पावर है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींच ले। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये Y का इलेक्ट्रॉन थोड़ा X के नजदीक चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं Y को उसने पूरी तरीके से छोड़ दिया। अगर Y को पूरी तरीके से छोड़ देगा तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बचेगा क्या? नहीं, फिर तो आयोनिक हो जाएगा। तो समझे, Y का इलेक्ट्रॉन थोड़ा X की तरफ झुक गया, तो X के ऊपर मैं पार्शियल नेगेटिव साइन बनाऊंगा। बेटा पार्शियल का मतलब 1 से छोटा। देखो समझो, जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन पूरा क्लोरीन को दे दिया तो इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बन गया। नाउ एक इलेक्ट्रॉन के पूरे का नुकसान विल गिव यू +1 चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन पूरा एक्सेप्ट करना विल गिव यू -1 चार्ज। लेकिन यहां पर क्या ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से X ने ले लिया क्या? नहीं, पार्शियली खसकाया है। 0.15 खसका, 0.05, 0.06, 0.6, 0.4 हल्का सा खसका। दिस इज पार्शियल नेगेटिव एंड दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। मतलब इसका पार्शियल नेगेटिव होता है -0.6 हो तो इसका +0.6 हो, दैट विल बी पार्शियल नेगेटिव। तो वो एटम जिसके पास में ये ताकत होती है कि वो अपने साथ में कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम के इलेक्ट्रॉन को अपने शेल के तरफ खिसका ले, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दुनिया के 3 भिखारी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फोन, FON, फोन, ये 3 यूनिवर्सल भिखमंगे होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पर डिपेंड कर रही है? सर न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियस की शक्ति, न्यूक्लियस की पावर इलेक्ट्रॉन को खींचने की, जो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन को खींच ले। और न्यूक्लियस पावरफुल कब होता है? Z इफेक्टिव पावरफुल कब होता है? जब एटॉमिक रेडियस कम हो। तो सीधा सा हिसाब ध्यान रखना, अगर किसी एटम का एटॉमिक रेडियस कम है, एटॉमिक रेडियस कब कम होता है? जब उसके अंदर नंबर ऑफ शेल कम हो, जब उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो और जब उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे आप लोग Z इफेक्टिव भी कहते हैं,
वो ज़्यादा हो तो इन केसेस में एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है। अच्छा, और दूसरा जब उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ताकत लगे, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ताकत लगे, लेने के लिए नहीं लगे, तो ये दो केसेस में तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जाती है, ध्यान रखना। तो यहां पर दो फैक्टर याद रखना, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक एटम की जितनी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, एंड एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, एटॉमिक रेडियस छोटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। अब आप खुद ही समझ जाओ, अब आप यहां से खुद ही समझ जाओ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो मोटे मोटे तौर पर जब आप लोग ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट, वैसे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है 3.5, लेकिन इसके बाद सेकेंड हाईएस्ट सेलेनियम की होती है। मैं आपको इसकी वैल्यू बताता हूं एग्जैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, 2.48, 2.48, और सल्फर की 2.44, फिर सेलेनियम के बाद टेलुरियम, पोलोनियम की तो 2 पॉइंट समथिंग हो जाती है, 2.01 एंड 1.76, 2.01 एंड 1.76। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया, ऑक्सीजन, फिर सेलेनियम, फिर सल्फर, फिर टेलुरियम एंड फिर पोलोनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, इस पर सवाल आने के प्रोमिनेंट चांसेस होते हैं। इसका रीजन बताओ, भाई देखो सीधा सा रीजन ये है, सीधा सा रीजन ये है कि जब आप लोग इनके एटॉमिक रेडियसेस को ऑब्जर्व करते हो तो ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम के मैं आपको कोवेलेंट रेडियस का साइज बताता हूं, इसका लगभग 66 पिकोमीटर्स होता है। मैं आपको देखो मैथमेटिकल वैल्यूज बताऊंगा तो मजा आएगा, 104, 117, ठीक है, तो इसका होता है 104 और इसका होता है 117 पिकोमीटर, ये इनका एटॉमिक रेडियस है। आप देखो जब आप ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ आए तो एटॉमिक रेडियस में एक ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ, एकदम बढ़ गया, लेकिन जब आप सल्फर से सेलेनियम की तरफ गए तो बहुत छोटा इंक्रीज आया, देखो सिर्फ शायद 13 पिकोमीटर का इंक्रीज आ रहा है, लेकिन यहां पर देखो 24, 34 और 38 पिकोमीटर्स का फर्क आ रहा है। तो सर ऐसा क्यों हुआ, देखो सल्फर से जब आप सेलेनियम की तरफ गए तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2, 3p4 और 3d10 होता है, सॉरी 3d0 होता है, लेकिन जब आप सेलेनियम पे जाते हो तो 4s2 के बाद में इसे 3d10 भरना पड़ता है, और 3d10 बेसिकली एक इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, ये एक इनर शेल ऑर्बिटल है, मतलब कि पहले आप न्यूक्लियस से पहले शेल, दूसरे शेल, तीसरे शेल और चौथे पे चले गए, लेकिन चौथे में जाने के बाद आप वापस से अंदर आ गए, आप फिर न्यूक्लियस की तरफ आ गए, और फिर न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हो, न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हो, तो न्यूक्लियस खींचता जाएगा, न्यूक्लियस खींचता जाएगा, न्यूक्लियस पूरी ताकत लगाएगा खींचने के लिए, फिर उसके बाद आप 4p में भरोगे। तो इस इलेक्ट्रॉन के आ जाने की वजह से, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स के फिल हो जाने की वजह से थोड़ा Z इफेक्टिव बढ़ जाता है, थोड़ा Z इफेक्टिव बढ़ जाता है, इस वजह से एटॉमिक साइज उतना नहीं बढ़ पाता जितना बढ़ना चाहिए, उतना नहीं बढ़ पाता जितना बढ़ना चाहिए। इस वजह से सल्फर से सेलेनियम के एटॉमिक रेडियस में ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है, और शायद इसीलिए एक हल्का सा, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मोटे मोटे तौर पर दोनों की सेम आ रही है, लेकिन टेक्निकली दोनों की सेम भी नहीं आनी चाहिए थी, सल्फर की ज़्यादा होनी चाहिए थी, सेलेनियम की कम होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा दोनों की ऑलमोस्ट इक्वल है और हल्की सी इसकी ज़्यादा है, क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियस उतना इंक्रीज नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, और इसका Z इफेक्टिव भी थोड़ा सा पावरफुल हो गया है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन से जब आप सल्फर की तरफ जाओगे तो इसमें 2 शेल, इसमें 3 शेल, एकदम से एक शेल बढ़ जाना, और तीसरा शेल हमेशा बड़ा होता है, हम लोग जानते ही हैं, तो वो एक इशू आएगा। तो अपन इसके लिए इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, चलिए तो मैं आपको इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम वगैरह में पकड़ने में आसानी हो। खैर अब तो MCQ हो गया है, अब तो स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देंगे दैट
as we move from oxygen to sulfur, there is a huge increase in atomic radius, but from sulfur to selenium there is a very small increase in atomic radius. Therefore selenium have almost equal, or we can say partially greater electronegativity as compared to सल्फर. ठीक है, चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्टेटमेंट लिख लो, फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज की तरफ चलते हैं. इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज की तरफ चलते हैं फिर हम लोग. चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए. लाड लो, हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट. चलिए ग्रेट. तो अगली प्रॉपर्टी हमारी जो है वो है हमारे गुलजारी लाल की बकुड़ी. बोंगरला बोंग तेरी चाचा चाची. चलो, इज द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज. इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. अब इसका मतलब क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय एन एटम व्हेन ही गेन्स एन इलेक्ट्रॉन. देखो, हम लोग सब जानते हैं दुनिया का हर एटम क्या करने की कोशिश करता है? नोबल गैस जैसा बनने की कोशिश करता है. नोबल गैस जैसा क्यों? क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा होता है और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है. तो इस दुनिया में एक एटम जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी कम उसके पास में एनर्जी होगी. इस दुनिया में एक एटम जितना स्टेबल होगा उतनी कम उसके पास में एनर्जी होगी. अगर मैं स्टेबल की या स्टेबिलिटी की बात करूं तो वो स्टेबिलिटी यूजुअली कब गेन करता है? जब उसके पास में नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन आ जाए. तो एक एटम जब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी. तो एनर्जी कम होने का तरीका क्या है? एक एटम जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी कम करेगा. एनर्जी कम होने का मतलब है वो एनर्जी रिलीज करेगा. तो अपन यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, दैट एज एन एटम achieves noble gas configuration, it starts decreasing its energy by releasing it into the surroundings. आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, सराउंडिंग्स में ये अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है. समझ में आ गई बात आप लोगों को? कोई परेशानी? तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब समझ में आ गया. अब अगर हम लोग बात करें हमारे ऑक्सीजन फैमिली की, तो ऑक्सीजन फैमिली हैव हाई नेगेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. भाई हाई नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है? क्योंकि ये सभी लोगों को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है. बिकॉज दे ओनली रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. इनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंचने के लिए मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है. तुम इमेजिन करो एक एग्जाम हुआ जिसमें 10 में से 4 बच्चों को नंबर मिले, है ना? पासिंग मार्क्स 10 थे. ये तुम्हारे 10 क्या है? पासिंग मार्क्स है. अब एक बच्चे को 6 नंबर मिले, एक को 7 मिले, एक को 8 मिले और एक को 9 मिले. अब बताओ ये कितने नंबर से फेल हुआ? ये 1 मार्क्स से फेल हो गया, ये 2 मार्क्स से फेल हो गया, और ये बेचारा 3 मार्क्स से फेल हो गया.
और ये बेचारा 4 मार्क्स से फेल हो गया। अब आप बताओ सबसे ज्यादा दुख, तकलीफ, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन किसको होगा? इसको, क्योंकि ये बेचारा 1 नंबर से फेल हो गया। सबसे ज्यादा मैडम के पास जाके केमिस्ट्री की भीख यही मांगेगा, है एक इलेक्ट्रॉन दे दो। फिर इसको देख के ये भी मांगेगा, मैडम मेरे भी तो 2 ही नंबर है, मैडम 2 नंबर बढ़ा दो। फिर थोड़ा बहुत ये भी कोशिश करेगा, मैडम 3 नंबर है, थोड़ा मुश्किल है पर बढ़ा दो। लेकिन मैं बोलेगा भाड़ में जा, 4 नंबर तो इसका बाप भी नहीं बढ़ा सकता, तो मैं जाऊँ नहीं किसी के पास, चला फेल करती तो फेल कर दे। समझ में आ रही बात? तो ये बेचारे 2 लोग, इनफैक्ट ये 3 लोग विल बी इन मैक्सिमम टेंशन। सबसे ज्यादा टेंशन इसको होगा, फिर इसको होगा। सेम इज विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फ्लोरीन को अपने 10 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, तो वो सबसे ज्यादा बावरा है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। 1 इलेक्ट्रॉन करके घूमता रहेगा। उसके पास अभी बहुत एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए। फिर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और ऑक्सीजन की तरह उसके फैमिली के हर मेंबर को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसीलिए इनके पास में इतनी ज्यादा एनर्जी होगी, ये इतने ज्यादा अनस्टेबल होंगे कि बस 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और जहां इनको 2 इलेक्ट्रॉन मिले ये वो सारी एक्स्ट्रा एनर्जी इन्वायरमेंट में छोड़ देंगे, सारी एक्स्ट्रा एनर्जी इन्वायरमेंट में छोड़ देंगे। और एक्स्ट्रा एनर्जी ज्यादा छोड़ेंगे तो ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी। भाई अगर मान लो मैं जरा सी एनर्जी छोड़ूंगा तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी, -10 किलो जूल्स, -20 किलो जूल्स। लेकिन ये -100, -1000, -1200, -1300 छोड़ रहे तो बहुत हाई नेगेटिव वैल्यू हो गई ना। तो जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू रिलीज हो रही है, मतलब एटम उतना ज्यादा स्टेबल हुआ है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? कोई परेशानी? अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, हम लोग सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन को मांग के लाना, खींच के लाना इज द जॉब ऑफ न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन को खींच के लाना, इलेक्ट्रॉन को मांग के लाना, इलेक्ट्रॉन को ढूंढ के लाना इज द जॉब ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन जैसे जैसे आप लोग नीचे की तरफ जा रहे हो, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस कमजोर होता जा रहा है, न्यूक्लियस दबता जा रहा है, तो क्या ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पा रहा है? क्या ये बड़े एटम्स अपने खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पकड़ पा रहे हैं? नहीं। तो जब इनसे खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं संभल रहे हैं, इनकी खुद की इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाना चाहते हैं, क्या ये एनवायरनमेंट में से कहीं से 2 और इलेक्ट्रॉन पकड़ के ला सकते हैं? ना, इनके बस की बात नहीं है। तो अगर इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन तुम जबरदस्ती दे भी दोगे तो क्या ये ज्यादा खुश होंगे? नहीं। तो सीधी सी बात है, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी becomes less negative, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी becomes less negative। लेकिन एक लोचा है, सो देयरफॉर तुम्हारे हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए, ऑक्सीजन की मैक्सिमम नेगेटिव, फिर सल्फर की, फिर सेलेनियम की, फिर टेलुरियम की और सबसे कम पोलोनियम की, राइट? क्या यही फैक्टर है? लेकिन नहीं, यहां पर लोचाए उल्फत हो गया। सबसे ज्यादा नेगेटिव सल्फर की होती है, फिर ऑक्सीजन, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम। तो यहां पर अगेन एक क्वेश्चन आता है, दैट व्हाई सल्फर हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देन ऑक्सीजन। जैसे मैंने आपसे कहा था ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, तो ये सवाल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलिए ग्रेट। तो अब इसका जवाब क्या होगा देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ बहुत आराम से, चकाचक तरीके से, मजा आएगा एकदम। यू विल बी इंजॉइंग कि वाह 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 वाह, मजा आ गया। अनु मलिक की स्टाइल में तुम लोग बोलोगे वाह 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 वाह। तो ये न्यूक्लियस है तुम्हारे ऑक्सीजन का, और ये न्यूक्लियस है तुम्हारे सल्फर का। ये इसका पहला शेल, ट्याऊं, ये इसका पहला शेल, ट्याऊं, ये इसका दूसरा शेल, ट्याऊं, ये इसका दूसरा शेल, ट्याऊं, तीसरा शेल तो इसमें होता ही नहीं है, और ये इसका तीसरा शेल, ट्याऊं। अब मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारे ऑक्सीजन का न्यूक्लियस हो गया,
ये तुम्हारे सल्फर का न्यूक्लियस हो गया ट्रर। अब इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे, 1 2, इसके भी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे, 1 2, इसके सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन रखे 1 2 3 4 5 और 6, इसके सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन रखे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रखे 1 2 3 4 5 6। अब मुझे एक बात बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज वी ऑल नो कि इसका वैलेंस शेल इज द सेकेंड शेल, इसका सेकेंड शेल वैलेंस शेल है, मतलब अब ऑक्सीजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो सेकेंड शेल में आएंगे, लेकिन सल्फर का थर्ड शेल है जो कि वैलेंस शेल है। थर्ड शेल इज वैलेंस शेल, यानी ऑक्सीजन के मुकाबले वैलेंस शेल सल्फर का एक बड़ा है। अब जब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन तुम जबरदस्ती प्रोवाइड कराओगे, मतलब न्यूक्लियस तो खींच के देगा क्योंकि न्यूक्लियस तो भिखारी है, न्यूक्लियस तो बोलेगा ना मेरे को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब न्यूक्लियस किसी की ना मानते हुए 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाएगा तो यू विल बी ऑब्जर्विंग कि ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि शेल का साइज छोटा है, शेल का साइज छोटा है। सो बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ सेकेंड शेल the 2 new electrons will cause repulsion between all the valence shell electron। अब एक बात बताओ, एक एटम जिसने कोशिश करी थी कि मैं नोबल गैस जैसा बन जाऊं, 2 इलेक्ट्रॉन लाकर मैं नोबल गैस जैसा बन जाऊं, उसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने एटम को लाके दिए, लेकिन हुआ क्या, वैलेंस शेल में झगड़े स्टार्ट हो गए। यहां पर क्या बढ़ गया, यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो गया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ने लगा, इनके बीच में रिपल्शन बढ़ने लगा। तो क्या ये एटम स्टेबल कहलाएगा? नहीं। सो देयरफॉर it will not gain much stability, it will not gain much stability as expected, जो आपने एक्सपेक्ट की थी। लेकिन सल्फर में क्या होगा, जब आप सल्फर में इलेक्ट्रॉन रखोगे तो वो इलेक्ट्रॉन तो अपने थर्ड शेल में आएंगे, एक यहां आएगा और एक यहां आएगा, तो यहां पर क्या होगा, देयरफॉर इन sulfur the 2 electrons are added in third shell, which is larger in size, and therefore inter electronic repulsion between electrons are less as compared to oxygen, and therefore sulfur is more stable, सल्फर ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसलिए सल्फर की जो स्टेबिलिटी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है, मतलब सल्फर के द्वारा ज़्यादा एनर्जी रिलीज करी जाएगी, इसीलिए सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विल बी मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो सल्फर, फिर ऑक्सीजन, फिर सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, दिस इज द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। चलिए गाइस, अब आज का लेक्चर अपन यहीं खत्म करते हैं। अब हमारी कुछ बची कुछ जो प्रॉपर्टी है, दैट इज इनका मेटेलिक नेचर, फिर इनकी केमिकल रिएक्टिविटी, छोटी मोटी बातें हम अगली क्लास में करेंगे। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप यू एंजॉयड, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ने में मजा आया होगा। तो लेक्चर कैसा लगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ मेरे लाडलों को समझ में आया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे मेरे लाडले बच्चों। नोट कर लेना इसको।